बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इन्फ्लेमेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फ्लेमेशन को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल इंजरी वाले चैप्टर को पढ़ लिया था, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन नोट्स को यूज़ करते हुए इन्फ्लेमेशन को कवर कर लेंगे। इन्फ्लेमेशन वेस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है। ऐसे टिश्यू जिनकी वेस्कुलराइजेशन रिलेटिवली कम होती है या नहीं होती, तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन ही देखने को मिलेगी। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है और इसको दो में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑनसेट और मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्सुडेट बनता है, जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ग्रैनुलोमा बने, किसी के अंदर नहीं भी बनता। अब जो एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दोनों ही एडिमा की फॉर्म्स होती है, लेकिन जो एक्सुडेट होता है इसको इन्फ्लेमेटरी एडिमा बोलती है, इन्फ्लेमेशन के अंदर बनता है। जो ट्रांसुडेट है इन्फ्लेमेशन में नहीं बनता, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा। एक्सुडेट बनता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी एंड वेसोडाइलेशन, जबकि ट्रांसुडेट के बनने की सबसे बड़ा वजह ये होती है कि जो स्टार्लिंग फोर्सेज होती है वो फिल्ट्रेशन को ज़्यादा प्रमोट करती है एज कम्पेयर टू रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक्सुडेट चूंकि इन्फ्लेमेटरी एडिमा की वजह से बना है, तो ये प्रोटीन और सेल रिच फ्लूइड होता है, लेकिन ट्रांसुडेट प्रोटीन और सेल पुअर होता है क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी नहीं बढ़ी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.020 से बड़ी हुई होती है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है, सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ट्रांसुडेट है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.012 से भी ज़्यादा कम होती है। एलडीएच कंटेंट एक्सुडेट के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसुडेट। ओके, तो वो इन्फ्लेमेशन वगैरह को, सेल इंजरी को शो करते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का फ़र्क आपको आना चाहिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ऑनसेट काफ़ी सडन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ऑनसेट थोड़ा सा स्लो या रैपिड इस टाइप का हो सकता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना होते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल की एक्स्ट्रावाइजेशन होती है और फिर एक्सुडेट की फॉर्मेशन होती है, जबकि क्रॉनिक में ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है और मोनोन्यूक्लियर सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल बोलते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर लोकल और सिस्टेमिक साइन दोनों के दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। लोकल साइन के अंदर आपको पता है कि स्वेलिंग होती है, फीवर होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडनेस होती है, ठीक है, ओके, और फंक्शुअलेजिया हो सकता है, ये सब चीज़ें होती है। और सिस्टेमिक के अंदर हम कह सकते हैं कि फीवर नहीं, फीवर तो दोबारा, वैसे फीवर यहाँ पे था, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोटीन है, तो ये सिस्टेमिक के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जो लोकल और सिस्टेमिक साइन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक। ओके, इसके अलावा जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ये प्रोग्रेसिव होती है। ये क्या होती है? ये प्रोग्रेसिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ कि जो टिश्यू इंजरी होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वो रिलेटिवली माइल्ड होती है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे टिश्यू की इंजरी सीवियर होती है और वो फिब्रोसिस भी करवा सकती होती है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स पढ़नी है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स पढ़नी है। तो पहले इवेंट्स को देख लेते हैं। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट्स होते हैं ये मेनली पोस्ट कैपिलरी विन्यूल में देखने को मिलते हैं। और जो पोस्ट कैपिलरी विन्यूल्स होते हैं वहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं, एक होती है वेस्कुलर रिस्पॉन्स, एक होती है सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने वन बाय वन दोनों को रिस्पॉन्स को पढ़ना है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। जो आपको पता है कि जब भी वेस्कुलर रिस्पॉन्स होगा यानी पहले किसी टिश्यू को इंजरी होगी फिर ही आगे जाके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, लेकिन जब किसी टिश्यू को इंजरी होती है तब वो टिश्यू करता क्या है? ओके, मैं आपको बता रहा था कि जब भी पहले किसी टिश्यू को या वेस्कुलर इंजरी होती है तो फिर ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद असल इन्फ्लेमेशन के स्टेप आना शुरू हो जाते हैं। जो ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ये हीमोस्टेसिस के अंदर हम उसको पढ़ेंगे, जिसका मेन पर्पस होता है कि ब्लड के लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर इसके बाद मैसिव वेजोडाइलेशन होती है, फिर इसके बाद वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी के बढ़ जाने की वजह से एक्सुडेट की फॉर्मेशन होती है।
अब जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है तो फिर काफ़ी सारा फ्लूइड लीक आउट कर जाता है किसके अंदर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है उस सेल इनकी डाइल्यूशन नहीं बल्कि कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है। सेल का स्टेसिस हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर और फिर इसके बाद ल्यूकोसाइट की मार्जिनेशन होती है। ल्यूकोसाइट पेरिफेरी पे मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो वैस्कुलर रिस्पॉन्स था। अब बारी है सेलुलर रिस्पॉन्स की जिसके अंदर एडहियन होनी है, ट्रांस माइग्रेशन होनी है, रोलिंग होनी है, कीमोटैक्सिस होनी है, फेगोसाइटोसिस होनी है। अब यहाँ पे मैकेनिज़्म लिखा हुआ है कि जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, इसको क्यों होती है? ओके, तो पहला है एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट कॉमन मैकेनिज़्म होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल के अंदर। मीडिएटर कौन-कौन से होती है जो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है? लाइक हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सब्सटेंस पी और ल्यूकोट्राइन होती है। ओके, तो ये इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। इसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। फिर इसके बाद एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं जंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। ये डिलेड टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये वेन्यूल और कैपिलरी दोनों के अंदर होती है। इसको कंट्रोल करने वाले मीडिएटर होती है इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जबकि ऊपर हमने सिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स को पढ़ा था। ठीक है, तो ये डिलेड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स होता है। ओके, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी का क्या क्या रिस्पॉन्स होती है, तो फिर इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, फिर डिलेड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स जो कि रिट्रैक्शन या जंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है। तीसरा डायरेक्ट इंजरी जो वेन्यूल, आर्टरी और कैपिलरी सब में देखने को मिलती है पूरी माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर। सीवियर इंजरी या माइल्ड इंजरी दोनों हो सकती है। सीवियर इंजरी के अंदर सीवियर बर्न्स, केमिकल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, जबकि माइल्ड इंजरी केस में सन बर्न्स हो सकता है। इस केस में सीवियर बर्न्स वाले केस में सेल की नेक्रोसिस और डिटैचमेंट होती है, फ्लूइड का लीकेज होती है। ओके, और लीकेज कंटिन्यू रहती है उस वक्त तक जब तक न्यू सेल रीजनरेट नहीं कर पाता। तो इसको हम बोल सकते हैं इमीडिएट सस्टेन्ड रिस्पॉन्स और दूसरे वाले को डिलेड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स। सस्टेन्ड रिस्पॉन्स को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं एंडोथेलियल रिट्रैक्शन या जंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ तक तो आके इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आना शुरू हो रही है इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो उनको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक तक रहेंगे। तो ये ट्रांसप्लांट वाला टॉपिक है, ये भी ट्रांसप्लांट है, ये भी ट्रांसप्लांट है। ये न्यूप्लेजिया स्टार्ट हो गया है। पाथवेज ऑफ सेपरेट। जब तक हम ये ढूंढ रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना। ओके, रेगुलेटरी जीन है, अभी तक न्यूप्लेजिया चल रहा है। रास प्रोटीन नॉच पाथवे। ओके, हमें अपना टॉपिक मिल गया है। तो पहला वैस्कुलर इवेंट्स था, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। फिर सेलुलर इवेंट्स था। ओके, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन होती है इमीडिएट ट्रांजिएंट फेस होता है, जबकि जो एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होती है डिलेड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद नंबर, ये कौन सा नंबर था? नंबर 3 डायरेक्ट इंजरी। फिर इसके बाद नंबर 4 है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस और साइटोसिस सेल से रिलेटेड है। तो जो फ्लूइड होता है वो चैनल से अक्रॉस मूव करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखना शुरू करोगे, लाइक इन द सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में से चीज़ें एक साइड से आती है दूसरी साइड से निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। इस केस में जो चैनल्स होते हैं वो जंक्शन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसको मीडिएट करने वाला वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि ट्रांससाइटोसिस करवा देता है। इन शॉर्ट के ओवरऑल पूरे सेल को क्रॉस करने के बाद फ्लूइड का लीक आउट कर जाना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेलुलर इवेंट्स को सही तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले वेस्कुलर इवेंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसके मैकेनिज्म्स बताए थे। ठीक है, ओके। यानी पहले उन्होंने वेस्कुलर इवेंट्स की हेडिंग दी, फिर उन्होंने सेलुलर इवेंट्स की हेडिंग दी। अब इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो कि वेस्कुलर इवेंट था, अब हम सेलुलर इवेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो पहला एडीएन और ट्रांस माइग्रेशन था, लेकिन इससे भी पहले रोलिंग होती है। रोलिंग असल में लूज एडीएन होती है, फिर ये लूज एडीएन फर्म एडीएन में कन्वर्ट होती है, फिर ट्रांस माइग्रेशन होती है। यानी पहले रोलिंग होती है, फिर लेस एडीएन, फिर फर्म एडीएन और फिर ट्रांस माइग्रेशन होती है। ओके, जिसको डायबिटिस भी बोलते हैं। और इन सारे स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडीएन मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रोफिल के सरफेस के ऊपर कोट करते हैं। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल के ऊपर भी पड़े हुए होते हैं और ये स्टिकिंग प्रोवाइड करते हैं। एडीएन मॉलिक्यूल्स के 4 फैमिलीज होती है। सिलेक्टिन, इसके बाद बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, इंटेग्रिन्स आ जाएगा और CD31 या पीकैम आ जाएगा, जिसको प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडीएन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके,
तो जो सिलेक्टेंस होती है, सिलेक्टिन रोलिंग करवाती है और लूज़ एडहेजन करवा देती है। अब सिलेक्टिन को 3 में डिवाइड कर देते हैं, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड एल सिलेक्टिन। जो एल सिलेक्टिन होती है ल्यूकोसाइट के ऊपर पड़े हुए होती है, पी सिलेक्टिन प्लेटिलेट और एंडोथेलियम के ऊपर पड़े हुए होती है, ई सिलेक्टिन एंडोथेलियम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो जो ई सिलेक्टिन है, इन सब के साथ CD62 के आगे EPL लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल होती है, जिनके जो लाइगेंड होते हैं, जिन्होंने बाइंड करना होता है, तो वो सियालाइल लुईस एसिड होती है, सियालाइल लुईस एक्स होता है। ये ऐसी शुगर होती है जो फ्यूकोस के मेटाबॉलिज्म से बनती है एंड स्पेसिफिकली जो ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन के लिए स्पेसिफिक होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको ई सिलेक्टिन नजर आ रहा होगा, पी सिलेक्टिन नजर आ रहा होगा, एल सिलेक्टिन नजर आ रहा होगा, उनके लाइगेंड्स में नजर आ रहे होंगे। जो सियालाइल लुईस एक्स होता है, जो फ्यूकोस के मेटाबॉलिज्म से शुगर बनती है, ये ल्यूकोसाइट की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई होती है। ओके, ठीक हो गया। अगर ल्यूकोसाइट की एडिगन की डेफिशिएंसी हो जाए, स्पेसिफिकली टाइप 2 डेफिशिएंसी या एलएडी टाइप 2 की डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से सियालाइल लुईस एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगा ड्यू टू डिफेक्ट इन फ्यूकोस मेटाबॉलिज्म। इसकी वजह से सेल का एडिगन मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। नंबर 2 चलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। अब इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के अंदर इंटरसेलुलर एडिगन मॉलिक्यूल टाइप 1 टाइप 2, वेस्कुलर सेल एडिगन मॉलिक्यूल टाइप 1 टाइप 2 आ जाती है। ओके, दोनों के दोनों एंडोथेलियम के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जबकि इंटेग्रिन के अंदर जो बीटा 2 इंटेग्रिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक LFA MAC1 या CD11 और CD18 होती है। जो बीटा 1 इंटेग्रिन है, ओके, VLA4, ये ल्यूकोसाइट के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली किसके ऊपर पड़े हुए होते हैं? एंडोथेलियम के ऊपर। अब एंडोथेलियम और ल्यूकोसाइट का स्टेबल एडिगन होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? फर्म एडिगन इंटेग्रिन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के रिसेप्टर की वजह से होता है। फिर जो ट्रांसमाइग्रेशन जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो CD31 की वजह से होता है। इन शॉर्ट, रोलिंग और लूज एडिगन होती है सिलेक्टिन की वजह से, फर्म एडिगन होती है इंटेग्रिन की वजह से, डायबिटीज होती है CD31 या PKM1 की वजह से। ओके, जो CD31 होता है ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम दोनों के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है LAD टाइप 1। ओके, तो LAD टाइप 1 होता क्या है? ऊपर मैंने आपको बताया था LAD टाइप 1 क्या होता है, ल्यूकोसाइट एडिगन डेफिशिएंसी टाइप 2, LAD टाइप 2, जिसके अंदर सियालाइल लुईस एक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू डिफेक्ट इन फ्यूकोस मेटाबॉलिज्म। जब लुईस एक्स ल्यूकोसाइट के सरफेस के ऊपर नहीं पड़ा हुआ होगा, तो फिर जो एडिगन वगैरह नहीं हो पाएगी, स्पेसिफिकली लूज एडिगन और रोलिंग, जो सिलेक्टिन की वजह से होती है। ठीक है, तो इस डिजीज़ को हम कवर नहीं करते। अब है मैकेनिज्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ एडिगन मॉलिक्यूल है, तो ये भी किसी काम का नहीं है, तो आई थिंक इसको छोड़ ही देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बॉडीज का जिक्र किया हुआ है, वीबल पैलेट बॉडीज आर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल मार्कर्स ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिगन के बाद है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस की डेफिनेशन होती है लोकोमोशन ओरिएंटेड अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट, केमिकल सिग्नल की तरफ किसी भी चीज़ का मूव करना, तो उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्टिक एजेंट ल्यूकोट्राइन B4, C5a और इंटरल्यूकिन 8 होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल प्रोडक्ट भी होती है, और वो जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, उस रिसेप्टर को बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके, ऐसी बैक्टीरियल प्रोडक्ट जिनके अंदर एन फॉर्माइल मेथियोनिन रेसिड्यू होगा, वो इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा देगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं बाय द लाइगेंड्स, जो ल्यूकोट्राइन B4, C5a और इंटरल्यूकिन 8 बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से साइटोसोल में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट की पॉलीमराइजेशन हो जाती है एट लीडिंग एंड और सूडोपोड बन जाता है। ओके, लेकिन अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए कीमोटैक्सिस के अंदर, तो फिर कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कीमोटैक्सिस खराब हो जाती है, मैलिग्नेंसी के अंदर, सीवियर बर्न्स के अंदर और क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा स्टेप है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्नाइज करना है और अटैचमेंट देनी है। अब ल्यूकोसाइट के ऊपर, सॉरी ल्यूकोसाइट नहीं, हाँ वैसे ल्यूकोसाइट ही होते हैं, मैक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक मैनोस रिसेप्टर, MAC रिसेप्टर, ओके, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर भी होते हैं। ओके, ये 3 रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो मैक्रोफेजेस या स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस क्रॉनिक के अंदर और न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर, ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल को अलाउ करती है कि वो रिकॉग्नाइज करे बैक्टीरिया को और उसके साथ अटैच हो सके। तो रिसेप्टर वही कौन कौन से है, मैनोस रिसेप्टर बताया, MAC रिसेप्टर बताया आपको, और स्कैवेंजर रिसेप्टर्स बताया है। ओके, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है कि फेगोसाइटोसिस की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देना, और ऐसे एजेंट्स जो ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं उनको ऑप्सोनिन बोलते हैं। ओके, तो इसमें C3b है, C3bi है, IgG एंटीबॉडी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, लाइक CRP, मेनोस बाइंडिंग लैक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, फिब्रिनोजन, ये सारी की सारी क्या होती है, ऑप्सोनिन होती है, ऑप्सोनाइजेशन को बढ़ा देती है। इसके बाद है इनगल्फ कर लेना। ठीक हो गया, रिकॉग्निशन भी कर लिया है हमने,
ओके, अटैचमेंट भी हो गई है, ऑप्सनाइजेशन भी कर लिया, आप उसको इनगल्फ करना है। तो जो सूडोपोड्स बनती है बैक्टीरिया को ओवरलाई कर देती है, बैक्टीरिया को इनक्लोज कर लेती है फेगोसोम के अंदर। फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज होगा तो फेगोलाइसोसोम बनेगा और इस फेगोलाइसोसोम के अंदर एंजाइम डिस्चार्ज हो जाएगी। एक सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम। इसके अंदर इनगल्फमेंट में मसला आ जाएगा, फेगोसोम और लाइसोसोम की फ्यूजन नहीं हो पाएगी। इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। आई थिंक इसको इम्यूनो में कवर कर लेना है, तो उसको हम यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा इनगल्फ कर लिया तो फिर इसकी किलिंग होती है। किलिंग दो मैकेनिज्म के जरिए होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड को माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए हाइपोक्लोरस एसिड बनाएंगे जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा बाय लिपिड परऑक्सीडेशन एंड हैलोजिनेशन, जिसको ब्लीचिंग बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड माइलोपेरोक्सीडेज एंड हेलाइट सिस्टम ये बैक्टीरिया को, फंजाई को और पैरासाइट को किल करता है। जो माइलोपेरोक्सीडेज है लाइसोसोमल एंजाइम है, अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज हो सकती है, जिसके अंदर एंजाइम का डिफेक्ट होता है किसका, एनएडीपीएच ऑक्सीडेज का। ओके, एनएडीपीएच ऑक्सीडेज का। अभी एक्स लिंक्ड भी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी होती है, लेकिन जो एक्स लिंक्ड होती है मोस्ट कॉमन होती है। इसके डायग्नोसिस का टेस्ट होता है नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है, एनबीटी टेस्ट होता है। ब्लू रंग के न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है जिनमें ये चीज़ मौजूद होती है, H2O2 वाला एंजाइम, एनएडीपीएच ऑक्सीडेज। इसके बाद है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के लाइसोसोमल एंजाइम्स होती है, बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करना शुरू कर देती है। ओके, एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है बैक्टीरियल परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन। ये फॉस्फोलाइपेज होती है, ये फॉस्फोलिपिड को ब्रेक कर देती है और बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन को भी उड़ा देती है। जो लाइसोसोम है ये म्यूरामिडेस होता है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड कोड को उड़ा देता है। जो लाइसोसोम जैसे एक एंटीबायोटिक का नाम है वेनकोमाइसिन। लैक्टोफेरिन आयरन को ट्रैप कर लेगा, आयरन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो सकेगी। मेजर बेसिक प्रोटीन इयोजिनोफिल के ग्रैन्यूल के अंदर होती है, पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होती है। डिफेंसिन और केटाइनिक प्रोटीन ये न्यूट्रोफिल के अंदर मौजूद होती है। ओके, इसके बाद है मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो मीडिएटर्स यहाँ पर कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो सेल से प्रोड्यूस होती है और कुछ प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं। जो प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं उसके अंदर काइनिन कैस्केड, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, कोआगुलेशन कैस्केड और फिब्रिनोलिटिक कैस्केड आ जाएगा। जबकि सेल के अंदर कुछ प्री फॉर्म्ड होती है, पहले से बने बनाई होती है, जिनको प्राइमरी बोलते हैं, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम। और जो न्यू बनते हैं जिसके अंदर, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, लाइक एरिकोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन है, आरओएस होती है, कीमोकाइन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सब्सटेंस भी होता है। तो पहले बात करते हैं प्री फॉर्म्ड या प्राइमरी मीडिएटर की। तो पहला है हिस्टामिन। हिस्टामिन सबसे पहला मीडिएटर होता है जो प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। इसका रिचेस्ट सोर्स मास्ट सेल्स होती है, लेकिन ये प्लेटलेट और बेसोफिल से भी प्रोड्यूस होता है। इसके जो स्टिमुलाई क्या कौन कौन होते हैं, जो आईजी एंटीबॉडी होती है, जो आईजी एंटीबॉडी रिसेप्टर के जरिए जुड़ी हुई होती है, एफसी रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं मास्ट सेल्स के ऊपर। इसके अलावा C3A, C5A जिनका एनाफिलाटॉक्सिन्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करवा देते हैं। और जो हिस्टामिन होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आ जाते हैं। हिस्टामिन रिलीजिंग प्रोटीन है और कुछ फिजिकल एजेंट होते हैं लाइक हीट, कोल्ड, ट्रॉमा। इसकी एक्शन क्या होती है, वेसोडाइलेशन होती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देना, यानी ये वेस्कुलर इवेंट्स को कंट्रोल करती है। और ये लार्ज वेसल्स के अंदर वेसो कंस्ट्रक्शन करवा देती है, स्पेसिफिकली ड्यू टू मस्कुलर लेयर प्रेजेंस। और ये ब्रोंकोस्पैज़म वगैरह करवा सकती है, पेन को भी मीडिएट करती है हिस्टामिन। ब्रैडिकाइनिन भी पेन को मीडिएट करता है। इसके बाद है सेरोटोनिन। इसका रिचेस्ट सोर्स प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा एंटीरोक्रोमैफिन सेल के अंदर मौजूद होता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा देता है, बाकी इसके एक्शन हिस्टामिन वाले होते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम ग्रैन्यूल्स के अंदर होते हैं ऑफ न्यूट्रोफिल। तो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, वैसे 3 या 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के लिखे हुए हैं। प्राइमरी या ज़ीरोफिलिक ग्रैन्यूल, सेकेंडरी या स्पेसिफिक ग्रैन्यूल। जो प्राइमरी होती है सबके लिए सेम होती है, लार्ज कोर्स ग्रैन्यूल होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं स्पेसिफिक इसके लिए होते हैं। उसके अंदर लैक्टोफेरिन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, टाइप फॉर कोलाजिनेज है, जिलेटिनेज है, लाइसोजाइम है, फॉस्फोलाइपेज A2 है, विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन है। जबकि प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो तकरीबन सारे लाइसोसोम के अंदर सेम होते हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल है चाहे वो बेसोफिल है, लाइक माइलोपेरोक्सीडेज। आगे बीपीआई आपको बताया था, बैक्टीरियल इंक्रीजिंग प्रोटीन आई थिंक था बीपीआई, बैक्टीरियल परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन था। ओके, ठीक है। और इसके अलावा एसिड हाइड्रोलेसिस है, न्यूट्रल प्रोटीएसिस है, लाइसोजाइम्स है, फॉस्फोलाइपेज A2 है, डिफेंसिन है, कैटायनिक प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। आई थिंक ये मीडिएटर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं छोड़ के आगे की तरफ जा रहा हूँ। शुरू वाले 1-2 इंपॉर्टेंट थे और कीमोकाइन वाले इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। कीमोकाइन ऐसे साइटोकाइन वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि कीमोटैक्सिस करवा देते हैं। इनके 4 कैटेगरी होती है, अल्फा, बीटा,
ओके। और इसके साथ गामा और इसके साथ CX3 कीमोकाइन होती है। तो जो अल्फ़ा कीमोकाइन है, इसको CXC कीमोकाइन भी बोलती है। तो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पे काम आता है फॉर न्यूट्रोफिल, और उसके अंदर एग्ज़ाम्पल आती है इंटरल्यूकिन 8 की। बीटा कीमोकाइन जिसमें CC होता है, CC क्या शो करता है कि जो सिस्टीन के जो रेसिड्यू है ना, वो एक साथ पड़े हुए हैं, एडजेसेंट पड़े हुए हैं, जबकि CXC के अंदर अल्टरनेट पड़े हुए हैं, एक अमाइनो एसिड को छोड़ के एक पड़े हुए हैं। इसके एग्ज़ाम्पल ईओटैक्सिन जो ईओसिनोफिल को स्टिमुलेट करवाता है, और जो रेंटीज़ है, ये ईओसिनोफिल और टी लिम्फोसाइट दोनों की कीमोटैक्सिस करवा देता है। जो MCP1 होती है, मोनोसाइट के लिए स्पेसिफिक होती है, मोनोसाइट अट्रैक्टिंग प्रोटीन है। गामा कीमोकाइन के अंदर लिम्फोटैक्टिन आ जाएगा, जो लिम्फोसाइट के लिए होता है। CX3 कीमोकाइन के अंदर एक ही मेंबर होता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टल्किन है। ओके, फ्रक्टल्किन है, जो मोनोसाइट्स के लिए स्पेसिफिक होता है। इसके बाद है साइटोकाइन, जो आई थिंक इसको भी छोड़ देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी छोड़ देते हैं, सब्सट्रांस पी को भी स्किप कर देते हैं। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे ये टॉपिक को हमने इम्यूनो में भी कवर किया, लेकिन यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड 20 प्रोटीन का सेट होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ होता है। 3 पाथवे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कराते हैं, क्लासिकल, लैक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे या स्टार्ट होता है C1 की एक्टिवेशन से, लैक्टिन पाथवे भी C1 की एक्टिवेशन से, लेकिन जो अल्टरनेट पाथवे है ये स्टार्ट होता है C3 की एक्टिवेशन की वजह से। तो आपने थोड़े से डिफरेंस को नोट कर लेना है। CL यानी C से क्लासिकल, L से लैक्टिन, तो फिर दोनों C1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट C3 से स्टार्ट हो रहा है। अब C1 को एक्टिवेट करने वाला स्टिमुलस क्या होगा? क्लासिकल के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी आपको यहाँ पर अडाप्टिव इम्यून सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन लैक्टिन के अंदर C1 को एक्टिवेट कराने वाला बैक्टीरियल लैक्टिन और मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन होता है। अल्टरनेट के अंदर C1, C2 और C4 कोई पार्टिसिपेट नहीं करते होते। जो लैक्टिन पाथवे के सॉरी अल्टरनेट पाथवे के अंदर जो C3 होता है, ये एक्टिवेट होता है बाय लाइपोपॉलीसैकेराइड या कोबरा वीनम की वजह से, या IgA एंटीबॉडी के एग्रीगेट की वजह से। ठीक हो गया। अब मीडिएटर कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं? C3A और C3BI, ये ऑप्सोनिन्स होते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करवा देते हैं। C3A C5A इनका एनाफ्लाटॉक्सिन भी बोलते हैं, क्योंकि हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। C5A कीमोटैक्टिक एजेंट होता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड मोनोसाइट। तो उसका मिमोनिक होता है MEN, मैन, मर्द को ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है। और C5 से लेकर C9 को बोलते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब इसके बाद है कोआगुलेशन कास्केड। कोआगुलेशन कैस्केड, कोआगुलेशन कैस्केड इसको आई थिंक कर लेते हैं। मुझे लग रहा था कि शायद ये थ्रोम्बोसिस वाले चैप्टर के अंदर है। आई थिंक इसको छोड़ ही देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क बनता है फॉर्म्ड बाय न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया का कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन वो एक फिब्रिलर नेटवर्क बना लेते हैं जो कि बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेगा। तो ये जो असल में जो न्यूट्रोफिल होते हैं, इनके न्यूक्लियर क्रोमेटिन से बन जाते हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ठीक है। और इसमें लाइसोसोमल एंजाइम डिस्चार्ज हो जाती है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है, और नेट के फॉर्मेशन के एंड में न्यूट्रोफिल भी मर जाते हैं, यानी अपना काम करने के बाद बाय बाय। अब है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है। मोनोन्यूक्लियर सेल के अंदर मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट है, प्लाज्मा सेल है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मैक्रोफेजेस मेन सेल्स होते हैं, ब्लड मोनोसाइट से डिराइव्ड होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस भी होते हैं, लाइक लीवर के अंदर कुफर सेल, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लाया। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा इनको हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं, यानी लीवर में कुफर, ब्रेन में माइक्रोग्लाया, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, स्प्लीन में साइनस हिस्टियोसाइट है। ओके, यहाँ पे लिम्फ नोड में भी साइनस हिस्टियोसाइट, लंग्स में एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। अब मैक्रोफेज दो टाइप के होते हैं, M1 और M2। M1 क्लासिकल पाथवे और M2 अल्टरनेट पाथवे। ये थोड़े से डिफरेंट है कॉम्प्लीमेंट वाले पाथवे से। जो क्लासिकल पाथवे वाली मैक्रोफेजेस होती हैं, ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है, लेकिन जो अल्टरनेटिव पाथवे वाले मैक्रोफेजेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोक देते हैं। अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं क्लासिकल पाथवे के, तो ये इंटरफेरॉन गामा से प्रोड्यूस होते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल से या बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से, जबकि इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 इनकी वजह से अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है। जो M1 मैक्रोफेजेस होते हैं ROS प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के बाद इन्फ्लेमेशन करवा देता है। जबकि M2 वाले मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और टिश्यू की रिपेयर को बढ़ा देता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो इंटरल्यूकिन 6 है प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों होता है, MCQs में आ सकता है। अब क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। इसमें मैक्रोफेजेस की कोलेक्शन होती है, तो इनको बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल, जिनके अंदर अबेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, उनका न्यूक्लियस स्लीपर लाइक होता है, तो उनको एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं। ओके, अब जो ग्रैनुलोमा होता है
या ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, दो टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टिमुलस, इम्यून और फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। इम्यून ग्रैनुलोमा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में बनता है और इसको बनाने के लिए इंटरफेरॉन गामा और इंटरफेरॉन अल्फा दोनों आ जाते हैं और इसके कॉजेज होते हैं टीबी है, सार्कोइडोसिस है, लेप्रोसी है। ओके, इसके अलावा साइफिलस है, क्रॉन डिजीज़ है, कैट स्क्रैच डिजीज़ है, हॉजकिन लिम्फोमा है और यहाँ पे एलजीवी लिखा हुआ है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एलजीवी क्या होता है। इम्यून ग्रैनुलोमा जाइंट सेल की फॉर्मेशन करवा देता है जिनको बोलते हैं लैंगहैन जाइंट सेल। मल्टीपल न्यूक्लियस अरेंज होते हैं इन हॉर्स शू या सी शेप पैटर्न। केजिएटिंग नेक्रोसिस देखने को मिलती है स्पेसिफिकली टीबी के अंदर, साइफिलस के अंदर और फंगल इन्फेक्शन के अंदर। जबकि नॉन केजिएटिंग, वैसे दोबारा टीबी आ गया, लेकिन सार्कोइडोसिस है, हॉजकिन लिम्फोमा है और लेप्रोसी के अंदर देखने को मिलती है। जो स्टीलेट शेप ग्रैनुलोमा होता है वो स्टार शेप होता है। ओके, और ये न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुलोमा होता है। अब ये बनता होता है एलजीवी के अंदर और कैट स्क्रैच डिजीज के अंदर। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा, यानी ये ग्रैनुलोमा की डिफरेंट वैरायटी बता रहे हैं। पहले हमने केजिएटिंग पढ़ा, फिर हमने नॉन केजिएटिंग पढ़ा, फिर हमने स्टीलेट वगैरह का पढ़ा, ठीक है। ओके, फिर हमने नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा पढ़ा। जो नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा है ये वैगनर ग्रैनुलोमेटस सिंड्रोम के अंदर बन जाता है। अब ये क्या होती है इसको हम इम्यूनो के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद है इयोजिनोफिलिक ग्रैनुलोमा। अच्छा, ऊपर एलजीवी आपको बताना था कि क्या था। ये होता है लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम, जो कि असल में क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये स्टेम सेल्स वाला टॉपिक है, आई थिंक अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। तो इसको हम बाकी स्टेम सेल्स वाले को नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।